एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमेशा आते हैं उनको वेलकम बैक, एंड आए हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी से गुस्सा होकर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। वो ये भी नहीं देख रहा वांगजी उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो एक टैक्सी लेता है और अपने घर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी उस टैक्सी में जो वांगजी का ही आदमी था उससे कांटेक्ट में रहता है, और वो पर्सन जैसे ही वांगजी को ये मैसेज कर देता है कि विंग अपने घर पहुंच गया है, तो वो अपने वो मतलब जहाँ पे डेविल का हेडक्वार्टर है या एक तरह का एरिया है वहाँ पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लाइन शिचैन, नी मिंजे, शाओ शिनचैन, सॉन्गलैन और अब उनकी टीम का न्यू मेंबर मिंगयाओ भी वहाँ पर है। वे लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जब वांगजी को वहाँ आते देखते हैं तो सब लोग वांगजी को एक एक करके पहले कंग्रेचुलेशन बोलते हैं उसकी शादी के लिए। सबको लगता है कि वो वांगजी को कंग्रेचुलेशन बोलेंगे तो वो खुश होगा, लेकिन वांगजी के चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो ये एंटर किया था। वो गुस्से में सबकी तरफ देखता है और बोलता है ये लोग वापस आने वाले थे, इस चीज़ की खबर मुझे पहले क्यों नहीं मिली। इस बात पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से शिचैन की तरफ देखते हैं। शिचैन वांगजी की तरफ देखता है और थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है हमने आपको मैसेज करने की कोशिश की थी, आपका फ़ोन ऑफ था। इस बात पे वांगजी को याद आता है कि हाँ, आज सुबह जब उसने अपना फ़ोन ऑन किया था तो कुछ नोटिफिकेशंस तो आए थे, लेकिन वो बात क्या थी वो पूछ नहीं पाया था क्योंकि वो सुबह से विंग के साथ था। इसलिए विंग के साथ होने के कारण वो यही मतलब शिचैन के शायद वो मैसेज इग्नोर कर गया। इस बात पे अब वांगजी थोड़ा अपने आप को काम करता है क्योंकि उसे अब तक बहुत गुस्सा आ रहा था। जैन फैमिया के आने की खबर उस तक क्यों पहले नहीं लगी, लेकिन ऑब्वियसली वो और विंग इतने हॉट सेशन के बाद लेट उठे थे तो ये लोग कैसे उन्हें खबर पहुंचा पाते। कोशिश तो करी थी इन लोगों ने, इसलिए वही मतलब वांगजी अब थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करता है। अब बोलता है वो लोग यहाँ आ चुके हैं और हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्लान को कंप्लीट होने से पहले वो यहाँ आ गए हैं। मैं जानता हूँ जैन फैमिया हर हालत में मुझे यहाँ से बाहर विंग को गुस्सू नहीं ले जाने देगा, लेकिन हमें विंग को गुस्सू ले जाना है। इस चीज़ के बारे में याद रखना। इस बात पे अब जालान शिचैन थोड़ा परेशान होते हैं। क्या सचमुच में वांगजी ने सिर्फ विंग को गुस्सू ले जाने के लिए ये सब किया था? पर वांगजी के दिमाग में क्या है, वो कभी किसी को बताएगा तो है नहीं। वो डेविल है और डेविल तो अपने हर एक मूव के बारे में अपने सगे भाई को भी कुछ समय पहले ही बताता है। क्या ये ट्रस्ट इशू है? नहीं, ये ट्रस्ट इशू नहीं है, बल्कि वांगजी का ये अपना स्टाइल है। वांगजी नहीं चाहता कि कहीं से भी उसके ब्रदर की भी जान खतरे में हो। अगर पहले बता देगा और उसके ब्रदर के उसका प्लान ब्रदर से निकलवाने के चक्कर में कि उसके ब्रदर को किडनैप कर ले, इससे अच्छा है कि वो अपने ब्रदर को भी सेफ रखेगा। इसलिए वो कभी शिचैन को भी अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताता। वहीं ये बात सुनने के बाद शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं पर बॉस, गुस्सू तो अभी रेडी नहीं है। आपने जो सब कुछ कहा था वो तो अभी नहीं हो पाया। इस बात पे वांगजी गुस्से में जो उन लोगों की तरफ देखता है और अपने खतरनाक ऑरा के साथ बोलता है और तुम ये बात मुझे बता रहे हो काम कंप्लीट करके ने से पहले मतलब ना करके मुझे इस चीज़ के एक्सक्यूज़ दे रहे हो? मुझे मतलब नहीं है क्या कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, पर मैं कल विंग को लेके गुस्सू आ जाऊँगा और तुम सबको वो सब करना है जो मैंने तुम्हें बोला है। इस बात पे अब वो शिचैन थोड़ा वांगजी के क्लोज आता है और घबराते होते हैं सचमुच तुम विंग को उस कंडीशन में रखना चाहते हो? अब इस बात पे वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है मैंने जो कहा आप वो कीजिए। मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या सोच रहा हूँ वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। आप ये वांगजी ये बोलने के बाद वहाँ से जाने ही वाला था, तभी नीमिंजे कुछ बोलते हैं जिससे वांगजी का पैर वहीं पे रुक जाते हैं और वो नीमिंजे की तरफ देखने लगते हैं। नीमिंजे बोलते हैं वैन रोहन वापस आया है तो तुम्हें लगता है कि वो वैनचाओ की मौत का बदला नहीं लेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए? इस बात पे वांगजी के चेहरे पे अब एक वही पुराने वाला एक खतरनाक डेविल वाला एक्सप्रेशन आता है और वो उतने ही खतरनाक और से बोलते हैं तैयारी तो हमने बहुत पहले करी हुई है और आप सब उसके लिए रेडी भी हैं। आपको पता है अगला स्टेप आपको क्या करना है। अब ना चाहते हुए भी सब लोग
हाँ में रिस्पॉन्स करते हैं। ये लोग आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं, मिंग्याओ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लोग कोड लैंग्वेज में ही बात करें, क्या प्लान है, क्या तैयारी की है, क्या करने वाले हैं, कुछ डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। बस डेविल इन्हें बोल रहा है और वो समझ रहे हैं। ये डेविल का स्टाइल है, ताकि जो काम उसने अपने ग्रुप के एक पर्सन को दिया है, दूसरे पर्सन को उस बारे में कोई आइडिया ही ना हो। इन सब से डेविल अपने स्टाइल में, अपने कोड में, अपनी ऐप में बात करता है। जो जिस पर्सन से उसे बात करनी है सिर्फ उस तक ही वो मैसेज पहुंचता है। उसके अलावा बाकी लोगों को भी नहीं पता होता, कि डेविल के बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। वही मिंग्याओ इस चीज़ से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, जिसे अचानक से नीमिंजो इशारे में चुप कर देते हैं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। वहीं वांगजी वहाँ से निकल जाता है। वांगजी के वहाँ से जाते ही अब मिंग्याओ वो नीमिंजो की तरफ देखता है। अब बोलता है, दगा, आपने मुझे क्यों रोक दिया था? मुझे जानना था कि मुझे कोई काम क्यों नहीं दिया। क्या सचमुच में मैं आप लोग के काम में मैं हेल्प नहीं कर सकता? इस बात पे लान शिचेन, ये तो वैसे भी पोलाइट है और अपनी टीम से हमेशा अच्छे से बात करता है, वो मिंग्याओ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ऐसा नहीं है मिंग्याओ, हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है, या डेविल को तुम्हें पे ट्रस्ट नहीं करता। बस ये है कि हो सकता है कि वो तुम्हारे को किसी और तरीके से यूज़ करे, कहीं और तुम्हारे का मदद की ज़रूरत हो। तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग ऑर्डर मिल जाएंगे और फिर तुम उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। वैसे भी मुझे भी जाना है, मुझे लगता है मेरा इस समय जियांग मैंशन पहुंचना ज़रूरी है। और ये बात बोलने के बाद वहाँ से शिचेन जाने ही वाले थे, तभी मिंग्याओ एकदम से उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे शिचेन थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो पहले मिंग्याओ की तरफ देखते हैं और फिर अपना हाथ मिंग्याओ से फ्री करते हैं। इस बात पर मिंग्याओ थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल करते बोलता है, शिचेन का, अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी वहीं पास में कुछ काम है। इस बात पे शिचेन मिंग्याओ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं, इस जगह से कोई किसी के साथ नहीं निकलता, सब लोग अलग अलग निकलते हैं, ताकि कोई किसी को फॉलो करे तो दूसरे के बारे में ना पता चले। तुम जहाँ जाना चाहते हो अपने कार से जाओ, और मुझे जहाँ जाना है मैं अकेले जाऊँगा। तुम लोग अपने अपने काम पे जैसा जैसा डेविल कह रहा है वैसा ही करो, इससे आगे मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं कहना चाहता। और वहाँ से शिचेन चले जाते हैं। वहीं मिंग्याओ को ये चीज़ बुरी लगती है। मिंग्याओ शिचेन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था और वो इसी कारण ये बोल रहा था, लेकिन शिचेन इस तरह से ब्रूटली उसे साफ मना करके चले जाएंगे, ये शिचेन से मिंग्याओ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तक मिंग्याओ से शिचेन जब भी मिला है तो वो सॉफ्टली पोलाइटली ही शिचेन से बात करते थे, मतलब शिचेन उनसे बात करता था। अब अचानक से इस रिएक्शन पे मिंग्याओ कुछ कहता, तभी दादा मतलब मिंग्याओ से बोलते हैं, मिंग्याओ चलो, तुम मेरे साथ आए थे, मैं ही तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। आप मिंग्याओ कुछ रिएक्शन न करके वहाँ से नीमिंजो के साथ निकल जाते हैं। वहीं सॉन्गरेन अपनी ही सोच में खड़ा हुआ था, तभी शाओ शिनचेन उसे टोकता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? अब सॉन्गरेन शाओ शिनचेन की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे चीज़ें इतनी सिंपल क्यों नहीं लग रही, कुछ तो वैसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है विंग को जैसा घुसू ले जाना सिर्फ एक प्लान का कारण है या कुछ और है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे डेविल के विंग को घुसू ले जाने के पीछे कुछ और बात लग रही है। मतलब ये सिर्फ डेविल का रिवेंज नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो वो विंग को यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। अब बेचारे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सचमुच में वांगजी के दिमाग में क्या चलता है कोई इनमें से समझ ही नहीं पाता है। लेकिन जो वांगजी कहता है वो ये लोग करते हैं, और जैसा अभी वांगजी ने बोला है घूसू को रेडी करना है तो इन्हें वो करना पड़ेगा। ये लोग जल्दी से घूसू के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें वो रेडी करना है। ये दोनों इस समय थोड़ा सा मतलब एक तरह से शुयांग के चक्कर में बिजी हो गए थे, तो वो कर नहीं पाए थे। उसके बावजूद भी डेविल ने सिर्फ इन्हें बोला है कि वो काम कर दें, कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। वो इस चीज़ से खुद को लकी मान के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जब घर पहुँचता है तो देखता है कि सब लोग वहाँ बैठे हैं पर विंग वहाँ नहीं है। वहीं एकदम से मैडम यू वांगजी के पास आती हैं और बोलती है, अरे तुम अकेले आए, विंग कहाँ है? इस बात से वांगजी को एकदम से शौक लग जाता है, क्योंकि वांगजी को याद है कि उसने जिस पर्सन के साथ विंग को भेजा था उस पर्सन ने डायरेक्टली इन्फॉर्म किया है कि विंग यहाँ जियांग मैंशन में एंटर कर चुका है। तो जियांग मैंशन में एंटर करा लेकिन यहाँ नहीं आया, ये क्या चक्कर है? अब एकदम से वांगजी उन लोगों की तरह शॉकिंगली देखता है और बोलता है, विंग तो घर के लिए निकल चुका था, अब मैंने बाहर गार्ड से भी पता किया है, वो अंदर आ चुका था।
तो वो घर पे क्यों नहीं है? इस बात पे यानली बोलती है, क्या तुम्हारे और विंग की कोई लड़ाई हुई थी क्या? अब वांगी विंग मतलब यानली की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, क्यों? समझ गई, उसे ज़रूर कोई बात बुरी लगी होगी, तुम्हारी और विंग की ज़रूर कोई बात हुई होगी जो विंग को लगा होगा कि तुमने उसे गलत बोला, जिससे वो हर्ट हो गया होगा। इसी कारण वो गुस्से में अपने हिडन प्लेस पे चला गया। विंग की ये बात सुन के वांगी बड़ी बड़ी आंखों से उन लोगों की तरफ देखने लगा। ये हिडन प्लेस के बारे में तो वांगी के वो गुप्त सूक्ष्म मतलब जितने भी लोग हैं जो विंग को फॉलो करते हैं उन्होंने भी कभी नहीं बताया। अब यहाँ ले स्माइल करते करते, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अब वो वांगी को विंग के पास ले जाने लगती है, जो उसी के एक तरीके से बैकयार्ड में बने हुए एक ट्री के ऊपर एक ट्री हाउस है, जो शायद बचपन में विंग का ट्री हाउस होगा। उसमें छोटे छोटे तो 3-4 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन बड़ा मतलब फुल साइज पर्सन सिर्फ 1 या 2 ही लोग बैठ पाएंगे। छोटा सा ट्री हाउस है जो ऊपर बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। ऑब्वियसली ये इतने रिच हैं तो इन्होंने कारपेंटर से ही वो बनवाया है, जो खासकर विंग की डिमांड थी। विंग को अपने घर पे एक ट्री हाउस चाहिए था, तो उसके कहने पे इन लोगों ने बनवाया था। और विंग अधिकतर वहाँ पे जाता था बचपन से, जब वो गुस्सा होता था। बड़े होते तो उसने कम कर दिया, लेकिन आज वो वहाँ जाके बैठ रहा है तो कुछ मतलब कि बैठ जग गया है। यही कारण है कि वो घर के मतलब मैंशन के अंदर तो एंटर हुआ, पर पर्टिकुलरली घर में घुसा नहीं और सीधा बैकयार्ड के ट्री हाउस में चला गया। वांगी भी देख सकता है कि कोई मतलब नीचे विंग के शूज़ उतरे हैं, क्योंकि वो पतली से स्टेयर थी तो विंग उससे शूज़ उतार के ऐसे ही चढ़ के गए। तो वांगी भी विंग के साथ उस ट्री हाउस में आते हैं तो देखते हैं विंग कॉर्नर में बैठा हुआ है, अपने कुछ टॉयज़ को अपने साथ ले हुए और उन्हें देख रहा है। कुछ कह नहीं रहा, बस टॉयज़ देख रहा है, सामने की तरफ देख रहा है। काफ़ी रात हो गई है तो मूनलाइट है इस ट्री हाउस में और ज़्यादा कुछ नहीं है। वांगी अपने फ़ोन की लाइट को वहाँ से मतलब जो जला रखी है उस फ़ोन को वहीं साइड से रखता है, जिससे इस ट्री हाउस में काफ़ी लाइट आ गई है, जिसके कारण विंग पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है वहाँ वांगी है। अब वो वांगी को वहाँ देख के फिर से अपना फेस आगे की तरफ करके वो आगे देखने लगता है। वहीं विंग के पास आके वांगी उसे पीछे से बैक हक कर लेता है, जिससे विंग एकदम से शॉक हो जाता है। पर वांगी धीरे से अपने फेस को अपनी नोज़ को वांगी के उस सैंडलैंड पे रब करने लगता है, जिससे विंग को अजीब सी सेंसेशन होती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वांगी धीरे से बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? अब विंग वांगी से थोड़ा दूर होता है। अब बोलता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता लंजा, हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे, हमने तुरंत एक दूसरे से शादी कर ली, मैं और तुम एक दूसरे के मार्क अल्फ़ा और ओमेगा बन गए। ये सब कुछ कितनी जल्दी हुआ है, तुमने कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है? मैं जानता हूँ तुम अब मुझे सेव करना चाहते थे, तुमने शुरुआत से ही मुझे प्यार किया, मुझे सेव करने की कोशिश की, मेरी इज्जत बचाने की कोशिश की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की, लेकिन सचमुच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना स्ट्रेट है? क्या तुम और मैं एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं? नहीं लंजा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा चीज़ें जल्दबाजी में हो रही है। मुझे लगता है कि हमें अब ये सब चीज़ें रोक के पहले एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरे साथ, जब तक हम दोनों एक दूसरे को ना जान लें उससे पहले फिजिकल हो। मैं अब तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता। इस बात पे वांगी को बहुत गुस्सा आता है। वांगी का तो एवरीडे मीन्स एवरीडे रूल है ना भाई, उसे तो रोज ही करना है, तो विंग इसे क्यों बोल सकता है? लेकिन वो विंग की परिस्थिति समझ रहे हैं। हाँ, उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसने विंग को फंसाया है, लेकिन विंग को वो डराना नहीं चाहता। हाँ, वो चाहता है कि विंग उसके साथ रहे, एक एक पल उसकी नज़रों के सामने रहे, लेकिन वो विंग को इस तरीके से अपने साथ फोर्सफुली फिजिकल नहीं करना चाहता। वो विंग के साथ कोई ज़बरदस्ती या रेप टाइप का अटैम्प्ट नहीं करना चाहता। वो चाहता है जब वो करे विंग भी उस चीज़ को उतने ही पैशन के साथ, उतनी ही उससे एक्सेप्ट करे और उसके साथ इंजॉय करे। इसलिए वो विंग की तरफ देख के, बड़ी विंग की आँखों में देख के, ठीक है, अब जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस बात पे बड़ी बड़ी आंखों से वांगी की तरफ देखने लगता है। उसे लगता था कि लंजा इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे जानता नहीं है, और जब से जानता है तो उसके उस बीस्ट वाले रूप को देख के वो पहले से डरा हुआ था। आज भी वांगी ने जिस तरह से बिना ये सोचे कि वो पब्लिक एरिया में है इस टाइप की हरकतें कर दी, तो वो ऑलरेडी वांगी की ये इमेज बना चुका था कि ये वो अल्फा है जिसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद अपने ओमेगास को इसी चीज़ के लिए मतलब अपने पास रखते हैं। लेकिन वांगी ने तुरंत अग्री कर दिया इस बात से। बड़ी बड़ी आंखों से वांगी की तरफ देख के थोड़ा सा बोलता, तुम्हें
प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पे वांग जी इनके रिएक्शन पे थोड़ा सा अपने मन में मतलब होता है ना, खुश होता है कि शायद विंग भी कह तो रहा था पर शायद जल्दी ही वो अपने प्रॉमिस से खुद ही टूट जाएगा, इसलिए बोलता है तो भी ने कहा ना हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर बन गए। अगर तुम इन चीज़ों में इतना कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तुम्हारी स्मेल, तुम्हारे ये ओमेगा हार्मोन्स और तुम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि मेरा अल्फ़ा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये सब कर गया। लेकिन हाँ, मैं अब तुम्हें उस तरीके से कभी टच नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे नहीं कहोगे। अब इस बात पे स्माइल करते बोलते हैं थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। और हाँ प्लीज़ अब तुम दोबारा से ना ये सब पब्लिक में मत करना। मुझे उतना डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कभी कोई हमें वहाँ देख लेता तो कितना ऑकवर्ड हो जाता ना। विंग अब थोड़ा सा कंसर्न होते हुए विंग से मतलब वांग जी से अपना कंसर्न शो कर रहा है, अपने मन की बात बता रहा है। इस बात पे वांग जी कुछ रिएक्ट तो नहीं करता, बस हूँ बोलता है। और जब वांग जी का हूँ सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से बस हूँ लंजा, तुमने सोचा अगर मान लो तुम और मैं उस सिचुएशन में होते और कोई हमें देख लेता, क्या करते हम लोग। इस बात पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं कोई नहीं आता। क्यों कोई नहीं आता? हम लोग वहाँ वेटिंग एरिया में थे। हाँ वो थोड़ा पुराना सा था, मे बी लोग वहाँ कम आते हो, पर हो सकता था ना कोई आ सकता था। वांग जी अब इनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं आए ना कोई, अब तुम इतना मत सोचो, चलो कुछ खा लो और इससे बाहर निकलो। इतने कंजेस्टेड एरिया में कैसे बैठे हुए हो तुम। इस बात पे भी अपने चेहरे पे बनी स्माइल देते हुए बोलता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है लंजा। तुम्हें पता है बचपन से जब मैं परेशान होता हूँ या मुझे किसी से बात करने का या किसी के पास से मिलने का मन नहीं करता है तो मैं यहीं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। इस बात पे वांग जी उस एरिया को देखता है और कुछ अचानक से थोड़ा सा पैनिक सा होने लगता है, जैसे वो इस कंजेस्टेड बंद एरिया से किसी चीज़ से घबरा रहा है। वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग मैं अंदर आ रहा हूँ, प्लीज़ तुम आ जाना। वहीं वांग जी के इस रिएक्शन पे विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है। वांग जी अब तुरंत उस एरिया से बाहर निकलता है और तो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो एक ही साइड कॉर्नर में आ जाता है और अपन नीचे ज़मीन की तरफ बैठ जाता है, अपना फेस अपने घुटनों में छुपा के जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स जो इतना छोटा था कि शायद उसमें एक छोटे से बच्चे को किसी ने लॉक कर दिया था। शायद कोई था जो चाहता था कि वो बच्चा सेफ रहे, इसलिए इस बॉक्स के अंदर उसे छुपा दिया था। उसे छुपाते हुए वो लेडी उस बच्चे के माथे पे किस कर रही थी और बोल रही थी लंजा बाहर मत आना, जब तक मदर ना बोले प्लीज़ बाहर मत आना, तुम अंदर ही रहना, मदर की प्रॉमिस को निभाना, प्लीज़ बाहर मत आना। ये बोल के वो लेडी उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उस बेबी को कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, चीखना चिल्लाना सुनाई देता है। उस लेडी का जोर जोर से चीखना सुनाई देता है, लेकिन वो अपनी मदर के प्रॉमिस के कारण बाहर नहीं आ पाया। जब वो हिम्मत करके उस बॉक्स को खोलता है तो जो वो देखता है उसकी आंखें लाल हो जाती है। वांग जी भी अब दोबारा से उसी तरीके से देख रहा है। वो नज़ारा उसकी आंखों के सामने है जो उसने देखा था, जो उसने उस बचपन में देखा था। ये बेबी कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी था। ये बेबी लांग वांग जी था जो उस बॉक्स के अंदर था। शायद वांग जी ने जो उस दिन देखा था, उस दिन के बाद से वांग जी इतनी कम उम्र में इतना मैच्योर बन गया था कि वो सब कुछ भूल गया था। वो तो हंसना, लोगों से मिलना सब भूल गया था। एक डेड बॉडी था जिसके लाइफ में सिर्फ एक ही जीने का सहारा है, वो रिवेंज जिसने उसके मदर और फादर को उससे दूर कर दिया। उस रिवेंज के लिए ही तो वांग जी जी रहा है। 17 साल की कम उम्र से वांग जी इस अंडरवर्ल्ड में आ गया, कितना बड़ा डेविल बन गया। बेचारे वांग जी ने अपना पूरा बचपन मार पिटाई, लड़ाई, लोगों से लड़ना, अपने से 2-3 उम्र के ज़्यादा बड़े लोगों से फाइट करना, कई बार अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं पूरी बॉडी पे। बहुत मार के वांग जी के जो अब शायद डल हो गए हैं क्योंकि अब उसकी बॉडी बड़ी हो गई है, ग्रो हो गई है। तो पर हाँ वो मार्क हैं, वो यादें हैं
जो वांग जी के दिल पे हैं, वो सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने हैं। उसकी वो हैप्पी लाइफ जिसे वो स्पेंड करता था, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया था कुछ लोगों ने, उसकी वो हैप्पी लाइफ जिसके लिए वो अब तक मतलब उन चीज़ों को याद करके कभी कभी सरवाइव करता है, वो चीज़ें वो कभी नहीं भूल सकता। वो अपना मकसद कभी नहीं भूल सकता, अपना रिवेंज कभी नहीं भूल सकता। वो उन चीज़ों को याद करते हुए अब अपना फेस क्लीन करता है और वहाँ से सीधा अंदर चला जाता है। वहीं विंग भी स्माइल करता हुआ, उछलता कूदता हुआ अपने घर में आता है तो देखता है कि सोफे पे उसकी पूरी फैमिली है। वहीं लाइन शिचैन भी अभी अभी एंट्री कर रहे हैं। विंग सबसे स्माइल करके मिलता है, शिचैन से मिलता है। वहीं शिचैन वांग जी कहाँ है पूछता है तो विंग बताता है कि शायद वो रूम में होगा। वहीं शिचैन और विंग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, तब वांग जी उस हॉल में एंटर करता है और बिना किसी से देखे, बिना किसी से बोले सीधा मैडम यू के और जैन फैमिली जहाँ थे वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है हम कल सुबह गुसु के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो पीछे मुड़ता है, विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ को ऐसे ही पकड़ते हुए उसे अपने रूम की तरफ ले जा रहा है। वहीं विंग ये सुन के कि वो सुबह गुसु के लिए निकल रहे हैं, वो चीज़ से शॉक था। वहीं शिचैन भी शॉक है कि गुसु में अभी शायद इनकी तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी तुरंत कल ही जाने की बात कर रहे हैं। इस चीज़ से वो भी शॉक है। वहीं जैन फैमिली तुरंत खड़े हो जाते हैं और वांग जी को पीछे से आवाज़ देते हुए बोलते हैं रुक जाओ। अब वांग जी गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलते हैं क्या हुआ। अब जैन फैमिली बिल्कुल वांग जी के फेस के आगे खड़े हैं। वहीं वांग जी और जैन फैमिली एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है और वो बिल्कुल जैन फैमिली की आंखों में देख रहे हैं। विंग को समझ नहीं पा रहे हैं वांग जी और अपने फादर के बीच की इस टेंशन को। वहीं सब लोग खड़े इस रिएक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। जैन फैमिली बोलते हैं विंग और कल गुसु नहीं जाएगा, विंग की पूरी कॉलेज लाइफ यहाँ पर है, विंग की सारी लाइफ यहाँ पर है, वो यहीं के बेस्ट कॉलेज में पढ़ता है। गुसु से वो यहाँ अप डाउन नहीं कर सकता। तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी की काफ़ी अच्छी पोजीशन दे दूँगा, तुम और विंग यहीं पे रहना। इस बात पे वांग जी अपने चेहरे पे बिना कोई एक्सप्रेशन बदले हुए सिर्फ एक बार बोलता है मैडम यू। अब मैडम यू अपनी जगह से खड़े होकर जैन फैमिली के पास आ जाती है। अब वांग जी जैन फैमिली की आंखों की तरफ नहीं देखते हुए मैडम यू से बातें करते हुए बोलता है मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, ना ही आपका पैसा बंगला या आपकी पावर का मुझे यूज़ करना है। मैं एक सिंपल लाइफ का पर्सन हूँ और मेरा हस्बैंड मेरे साथ वही लाइफ जिएगा। मैंने बोला था विंग की अभी हॉलीडे चल रहे हैं तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे ऑलरेडी मेरी बातें हो चुकी हैं, प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को यानी मेरे फादर इन लॉ को समझा दीजिए। मैंने आपके कहने पे यहाँ पे रुका था और आपने मुझसे कहा था जब इनके फादर आ जाएंगे उसके बाद मैं जा सकता हूँ। वो यहाँ आ चुके हैं, मुझे वापस अपने घर जाना है। मैं इतना ज़्यादा पैसों में लॉस बेयर नहीं कर सकता, ऑलरेडी काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई है मेरी और जो मेरी सेविंग थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। प्लीज़ मुझे इस बारे में और कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। आपको जो भी विंग से काम हो, आप लोगों को विंग से कोई भी मतलब गुड बाय या जो भी बातें करनी हो आपके पास आज पूरा ही रात है। और ये बोलने के बाद वो विंग को हाथ छोड़ के विंग की तरफ बिना देखे अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं विंग वांग जी की इस रिएक्शन पे काफ़ी शॉक है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही मैडम यू जैन फैमिया का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ अपने उनके रूम में ले जाते हैं। वहीं यानी और जंचा विंग के पास आके उसे गले लगा लेते हैं। वो लोग भी थोड़ा शौक है अपने विंग को इतनी दूर भेजने हैं गुसु सिटी। ये लोग कभी वहाँ नहीं गए। कैसा है ये गुसु सिटी या टाउन, कैसा दिखता है ये, क्या वहाँ कैसे रहेगा विंग, क्या वो इतना अपडेट है, क्या वो इतना जैसा विंग की लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल के हिसाब से सही जगह होगी। ये वो सब बातें इन लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं लान शिचैन विंग को वहाँ छोड़ के तुरंत वांग जी के रूम में जाता है क्योंकि वो वांग जी के इस रूप को इस को समझता है। वांग जी अपने डेविल फॉर्म में ऑलमोस्ट लोगों के सामने आने वाला था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वो तुरंत शिचैन वांग जी के रूम में जाते हैं। वहीं यानली और जंजा भी विंग को हक करके वहीं खड़े रहते हैं। अब यहाँ शिचैन तुरंत वांग जी के रूम में आके पहले लॉक करते हैं रूम को और फिर बोलते हैं ये क्या था वांग जी, ये क्या था, तुमने बोला था ना कि हम लोग इस बारे में सोचेंगे, तुमने तुरंत कल ही विंग को वहाँ ले जाने की कोशिश क्यों की थी। वांग जी जो अभी जो उसके साथ हुआ किस तरीके से वो फ्लैशबैक्स उसे आए उसकी वजह से वो अपने प्रॉपर पेन में था, वो तुरंत अपने ब्रदर की तरफ देखता है,
उसके ब्रदर देख रहे हैं वांग जी की आंखें लाल हैं, उसका ऑरा बहुत गुस्से वाला है, उसके फेरोमोन्स इस समय इस रूम में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अगर कोई और होता, क्योंकि वो तो फैमिली है, अल्फा मतलब फैमिली है ना शिचैन उनके और ब्लड रिलेटिव है, तो उन पे वो फेरोमोन्स इतना अटैक नहीं कर रहे हैं। कोई और अल्फा होता तो वो तो इस फेरोमोन्स के ही अटैक में मर जाता। वो बड़े उससे भी वांग जी की तरफ देखते हैं, वहीं वांग जी गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है हमारे प्लान को स्टार्ट हुए हुए, लेकिन अब तक मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ, और अब मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं जल्द से जल्द ये सब कुछ एंड करना चाहता हूँ, और उसके लिए विंग का गुसू जाना ज़रूरी है। मैं और डिले नहीं कर सकता। इस बात पे शिचैन बोलते हैं वांग जी मैं जानता हूँ गुसू जाना ज़रूरी है, सब कुछ गुसू में ही है, ये शुरुआत गुसू से ही हुई है तो ये एंड भी गुसू में ही होगा, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी हमारा अभी पूरा प्रिपरेशन नहीं हुई है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हुई है तो हो जाएगी। मैंने आपको दिए हैं ना 12-13 घंटे, इन घंटों में वो काम कंप्लीट कीजिए, पर मैं कल सुबह मॉर्निंग में विंग को लेके गुसू जाऊंगा, और मुझे अब कोई ना रोकेगा और ना ही मेरे फैसले पे सवाल उठाने की कोशिश करेगा। इस बात पे शिचैन सोचते हैं कि इस समय वांग जी के सौरा से और इससे समझाने से बेटर है कि वो जल्द से जल्द जो काम है उसे कंप्लीट करें। वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले वो यांग मेंशन से ही निकल जाते हैं। जंचा भी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ अचानक से, पर शिचैन को इससे परेशान देख के जंचा शिचैन के पीछे पीछे जाता है। जब वो यांग मेंशन से निकल रहे थे और पीछे से 1 मिनट शिचैन बोल के उन्हें रोक रहे थे, शिचैन पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं जंचा उन्हें होपफुल आई से देख रहे हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं आप, वो भी इतनी रात में, आपने कुछ खाया भी नहीं है, पता नहीं पूरा दिन आपने कितना काम किया होगा, प्लीज़ डिनर करके जाइएगा। अगर आप घर भी जा रहे हैं तो इस समय आपके लिए कौन कुक कर रहेगा, आप प्लीज़ डिनर करिए। अब इस बात पे शिचैन जिनके लिए इस समय 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना चाहते हुए भी जंचा को मना करते हैं। उनका मन तो कर रहा है कि वो जंचा के पास बैठे डिनर करें, लेकिन उनके भाई का जो रूप उन्होंने अभी रूम में देखा है उसके बावजूद उनका यहाँ रुकना थोड़ा गलत हो सकता है, कोई आगे अनहोनी हो सकती है। इससे वो जंचा की तरफ देखते हैं और स्माइल करते बोलते हैं प्लीज़ तुम्हें जो मुझे देना है जल्दी से पैक करके मेरी कार में ले आओ, मुझे अपनी कार की कुछ चीज़ें चेक करनी है, मैं वहीं पे खा लूँगा। जंचा भी बिना मौका गवाए दौड़ता हुआ चला जाता है। जंचा को इतनी क्यूटली उनके लिए लंच पैक करते हुए भागते हुए देख के ना चाहते हुए हमारे शिचैन के चेहरे पे हल्की सी हंसी आती है। हाँ 2-3 मिनट तो वो वेट कर सकते हैं, इतना जंचा उन्हें मतलब खाना ला के दे रहे, क्योंकि वो जंचा के हाथ से खाना मतलब जंचा के लिए जो उनके लिए खाना पैक करेगा वो खाना चाहते हैं। जंचा भी तुरंत उनके लिए वो लंच पैक कर दे देता है और स्माइल करता हुआ उन्हें बाय करता है। शिचैन भी अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से चले जाते हैं। वो तुरंत अपने हेडक्वार्टर पहुँचते हैं और सबको बताते हैं कि अब वो काम उन्हें कुछ ही घंटों में करना पड़ेगा। जिस बात से सॉन्गलैन और शिनचैन थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो हेल्प करते हैं। वो बताते हैं अब तो उनकी टीम में एक पर्सन हो गया, क्यों ना मिंग्याओ की भी हेल्प ली जाए। ये सब लोग अब रातों रात गुसू के लिए निकल जाते हैं वहाँ सारी तैयारी करने। और आज का फैन फिक्शन यही रखता है क्या करने वाला है वांग जी गुसू में, और क्या है ये वांग जी का पास्ट, किस कारण वो ऐसा डेविल बन गया, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे।